परीक्षा में मिल सकता है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के लोक वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्वाद्य यंत्र, राजस्थान के लोक वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 प्रकार हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार से ध्वनि उत्पन्न होती है या जिनमें सुर या स्वर ताल से निकलता है, उन्हें हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें या जिन्हें फूंक से बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र होते हैं जो ताल से बजाए जाएं या जो चमड़े से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ मैसेज आपको जो न्यूज़पेपर में आया है आपके एग्जाम को लेकर के, राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है उसको लेकर के जो आपके यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि अब सरकार की क्रिया और प्रतिक्रियाएं आने लग गई हैं आपके एग्जाम को लेकर के। तो संभावना बताई जा रही है कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम नवंबर में हो सकता है, आज के न्यूज़पेपर में है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि अब सरकार थोड़ा सा इसके प्रति सीरियस हो गई है कि भाई बच्चों का एग्ज़ाम भी कराना है, बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसके लिए अब आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, आपको भी तत्परता दिखानी होगी, आपको भी कंटिन्यूटी अपनानी होगी। ये नहीं है कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, आज यहाँ चले गए वहाँ चले गए, तो आपको कंटिन्यूटी के साथ में अपनी जो है क्लासेज को ज्वाइन करना है। मैं आपको बोल रहा था अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर उत्पन्न होता है या ताल से जिनको बजाया जाता है। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें हम या जिनमें धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ तत्वाद्य यंत्र के बारे में, यानी कि तार से ध्वनि उत्पन्न करने वाले, तार से ध्वनि लिख दीजिए या स्वर लिख दीजिए, तार से ध्वनि उत्पन्न करने वाले। सुशिर फूंक से या मुंह से बजाए जाने वाले, या फूंक से बजाए जाने वाले। ठीक है, अवनद्ध वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो जिनमें चमड़े से ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि बोल दीजिए या इसको हम स्वर भी बोल सकते हैं। और घन वाद्य यंत्र में धातु से स्वर उत्पन्न, धातु से स्वर उत्पन्न करने वाले। ठीक है, तो यहां पर जो मुंह से उत्पन्न करते हैं उसको तो हम बोलते हैं यहां पर सुशिर, अभी आपने देखा था। ठीक है, जिसमें तार से ध्वनि उत्पन्न होती है वो तत्वाद्य यंत्र, जिसमें चमड़े से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, या इनको ताल वाद्य यंत्र भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र आपको फिर बोल रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसके एग्जाम्पल आपको पूरे याद होने चाहिए। पर पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाह रहा हूं, मैं आपसे कुछ बातचीत इस संदर्भ में करना चाहूंगा। देखिए ये यहां पर कुछ वाद्य यंत्र आप लोग देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग राम सिंह यादव जी, साहिल खान गुड मॉर्निंग, केसी गुजर, बांसुर, कविता गुड मॉर्निंग, धर्मेंद्र वशिष्ठ गुड मॉर्निंग, धर्मेंद्र जी,
विकास यादव नमस्ते, सुनील कुमार नमस्ते, सभी जो अनुज हैं या मेरे शिष्य हैं उन सभी को शुभ आशीर्वाद। ठीक है, आप यहां पर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर एक ये वाद्य यंत्र बना हुआ है, ये डेरू है, ये तंबूरा है, ये अलगोजा है और ये एकतारा, इनका नाम भी लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कुछ सवाल यहां पर पूछूंगा और आपको उनका जवाब भेजना है। डेरू जो होता है वो आप इनका, अगर आप चैट बॉक्स में लिखें कि मैं आपसे पूछ रहा हूं डेरू जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, इन 4 कैटेगरी में से अगर आपसे पूछा जाए कि डेरू निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तत् है या अवनद्ध है या सुशिर है या फिर घन वाद्य यंत्र है, तो इन सभी के बारे में आप मुझे लिख के भेजें। डेरू इस तरीके से लिखें, डेरू, जो भी इसके आगे आएगा उसका नाम, तंबूरा, तंबूरा के आगे ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है इसके आगे लिखिए, अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है और एकतारा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, आप लोग लिखिए अपने चैट बॉक्स में विद नेम। आपको डेरू लिखना है, डेरू का आगे ये तत् है या अवनद्ध है या सुशिर है, इनके नाम लिखिए आप। मैं ये इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूं कि आपको इनके नाम सहित कैटेगरी की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल लिखिए, मैं देख पा रहा हूं आप सभी को। डेरू, पंकज कुमार मीना, बिल्कुल लिखिए। आप स्क्रॉलिंग पर जल्दी से भेजा करो। आप अगर कहीं गलत भी लिख दें, जैसे एक बच्चे ने अभी डेरू लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूं उसको। आप अलगोजा सुशिर है, बिल्कुल आप में से मोस्टली बच्चे सही लिख रहे हैं। डेरू अवनद्ध है, अब यूं कोई बच्चे का अगर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो स्क्रीन पर देख पा रहा हूं आप सभी को, वो लगभग सभी लिख रहे हैं। विनोद कुमार गुजर लिख रहे हैं डेरू अवनद्ध वाद्य यंत्र एकतारा, तत् वाद्य यंत्र अलगोजा, सुशिर है, तंबूरा तत् वाद्य यंत्र है। देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा, अगर इसमें तार है तो ये तत् हो गया, इसमें भी तार है तो भी ये तत् हो गया। इसमें आपको पता है अलगोजा फूंक से बजाया जाता है और जो फूंक से मुंह से बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सुशिर। ये भी ध्यान रखें, अलगोजा हमारा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। डेरू इस पर चमड़ा मड़ा होता है दोनों तरफ, इधर भी चमड़ा है इधर भी चमड़ा है, इसलिए ये अवनद्ध वाद्य यंत्र हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली सीट पर। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि ये आपको बहुत आगे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए मोर यूजफुल हो सकते हैं, या फिर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेज हैं उनको आप आराम से देख सकते हैं। तो यहां ये मुझे बताएं कमायचा जो है ये किस कैटेगरी का है और ये करताल किस कैटेगरी का है। खंजरी का नाम लिखिए कि ये किस कैटेगरी का है। एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए बच्चों के बीच में जरूर। तो ये यहां पर घुंघरू के बारे में भी आप बताइए कि ये किस कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। जल्दी से अपने आप एक साथ नाम लिख दें, जैसा अभी विनोद गुजर ने एक साथ ही लिख दिया फटाफट। प्रियंका मिश्रा, डेरू अवनद्ध हो गया, तंबूरा बिल्कुल। अब इस पर आ जाइए, नीलम कमायचा तत्वाद्य यंत्र है, राम सिंह यादव तत्व अवनद्ध सुशिर तंबूरा। एक साथ लिख दें आप उसमें कि भाई कमायचा जो है किस कैटेगरी, ये कामायचा है एक्चुअली, कामायचा, लेकिन कहीं कहीं ये कमायचा भी लिखा होता है, इसलिए हमारे ऑपरेटर महोदय ने इसको कमायचा लिख दिया, कर कोई खास बात नहीं है। खंजरी जल्दी से लिखें, ये डायग्राम आपको कुछ बता रहे हैं यहां पर कि हाँ यस, मैं स्वर अगर पैदा करता हूं तो मैं किससे करता हूं। जैसे कमायचा में आपको कुछ दिख रहा होगा, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल की पर, तो करताल घन, ठीक है अशोक कुमार जी, कमायचा तत् करताल घन, करताल घन हो गया। और खंजरी और घुंघरू, देखिए ये एक्सरसाइज है, आप लोग बिल्कुल लगे रहे, आप लोगों का जो कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो आप लोग यहां पर देखिए, इसमें खंजरी में आपने देखा होगा कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा चमड़े का बना हुआ है,
और आपको पता है जो चमड़े से बनता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? अवनद्ध में रखते हैं। ठीक है, तो ये खंजरी अवनद्ध, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तार लगे हुए हैं यहां पर, इसलिए ये तत्वाद्य यंत्र हो गया। और इसमें ये लोहे की देखिए ये बजती हैं, ये ध्वनि या स्वर ये उत्पन्न करती हैं, इसलिए हम इसको घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। और ये घुंघरू है, ये इसमें घुंघरू भी एक धातु का बना होता है, इसलिए ये भी एक घन वाद्य यंत्र है। मोस्टली बच्चों ने इसका सही जवाब लिख के भेजा है, बिल्कुल सही लिखा है राजू सजवार जी। 31 अगस्त को बीएसटीसी का एग्जाम होगा, वो कोई बात नहीं है, होने दीजिए। आप लोग पढ़ते रहे, एग्जाम भी आप तभी दे पाएंगे जब आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपको चंग, चिकारा, चीपिया और जंतर, देखिए न्यूज़पेपर में भी हमने ऐड दे दिया है, और अभी 1-2 दिन में हमारा फेसबुक पर भी ऐड चल रहा है, 1-2 दिन में यूट्यूब चैनल पर भी हमारा ऐड शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं हमें, सर हमें तो जानकारी नहीं है कि अपनी कोचिंग की क्लासेज चल रही हैं, तो ये क्लासेज जो हैं ये बिल्कुल बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अब हमने न्यूज़पेपर को भी माध्यम बना लिया है, भास्कर में कल भी हमारा ऐड था, और आज तो शायद नहीं होगा, अब कल आएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो मैंने आपको यहां पर, ये देखिए चंग, ये किस कैटेगरी का है? चिकारा। देखिए यहीं से सवाल ज्यादा पुटअप होते हैं, ये एक्सरसाइज है आपकी। तो यहां पर चंग में लिखें, चंग किस प्रकार का है, चीपिया किस प्रकार का है, जंतर किस प्रकार का है, और चिकारा किस प्रकार का है। जल्दी से आप, बिल्कुल बहुत जल्दी फटाफट आप अपना जवाब भेजें, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से भेजें। चंग अवनद्ध, ये दुलीचंद जी लिख रहे हैं, चंग जो है बिल्कुल अवनद्ध है, बिल्कुल सही लिखा है। और प्रीति दीक्षित लिख रही हैं अवनद्ध हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा विनोद गुजर ने चंग अवनद्ध, चिकारा तत्व और जंतर तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है विनोद जी आपने। और अब मोस्टली बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। तो चंग जो है देखिए इस पर ये चमड़ा मढ़ा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि जो चमड़े से बनता है या जिसमें इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी ये ताल से बजाया जाएगा, इसलिए हम इसको अवनद्ध वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में रखते हैं। चीपिया में आप देख रहे हैं कि ये धातु की बनी हुई है, ये पत्तियां, इसलिए धातु से जिसमें स्वर उत्पन्न होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको घन कैटेगरी में रखते हैं। और जिसमें अब ये चिकारा बना हुआ है, चिकारा देख लीजिए, इसमें बहुत सारे तार हैं बने हुए हैं। मेरे तो यहाँ स्क्रीन बहुत बड़ी है तो मुझे बड़ा स्पष्ट लग रहा है, दिख रहा है ये, तो आप लोग भी देख लीजिए। लेकिन इसके साथ में ये जो चिकारा है इसमें तार हैं, तार से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये इसके पास में एक और इक्विपमेंट रखा हुआ है, एक और इस चिकारा का एक भाग है, एक हिस्सा है कुछ यहां पर रखा हुआ है। आप मुझे इसका नाम बताएं कि ये कौन सा ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? इसको जवाब लिखिए। हाँ जी, ये जो यहां पर बना, ये एक आप देख रहे हैं कि इसकी साइड में इसको इस पर इस तरीके से घर्षण के द्वारा बजाते हैं। तो आप मुझे लिख के भेजें, जंतर तख्त वादन गज, बिल्कुल ठीक है विनोद, ये इसको वैसे वादन गज बोलते हैं, इसको बोलते हैं वादन गज। और ये तत्वाद्य यंत्रों में, मोस्टली तत्वाद्य यंत्रों में वादन गज का उपयोग होता है। इसमें आप देख रहे हैं वादन गज में एक ये हिस्सा है यहां पर, ठीक है, ये इसमें 2 तरीके के तार यूज कर सकते हैं हम वादन गज में। या तो हम घोड़े के पूंछ के बाल यूज करते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल यूज करते हैं, या हम बकरे की तांत यूज करते हैं, बकरे की तांत। तांत का मतलब होता है जो बकरे की आंत होती है उसमें जो मांसपेशियां होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। यस, गज से बजाया जाता है, रशीद गुरु बोल रहे हैं, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। तो इसमें जो वादन गज होती है इसको बजाते हैं, और इसमें ये जो वादन गज है इसमें घोड़े की पूंछ के बाल या बकरे की तांत हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तांत का मतलब होता है बकरे की आंत। आंत में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आंत में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसमें कंपन ज्यादा पैदा हो सकता है, इसलिए इसमें बकरे की तांत काम में लेते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल, और एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने एक सवाल पूछा था, बहुत सुंदर सवाल था, कि घोड़े की पूंछ की बाल जिन्हें वादन गज में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें निम्न में से किस नाम से जानते हैं, या उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो घोड़े की पूंछ के बाल जो होते हैं, जिनको इसमें यानी कि वादन गज में प्रयोग में लिया जाता है, इसको कहा जाता है पुखवाज। ये ध्यान रखें, घोड़े की पूंछ के बाल या बकरे की तांत जिन्हें वादन गज में काम में लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुखबाज कहते हैं। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, पुखबाज कहते हैं। तो ये जंतर है, आप देख रहे हैं, ये ऐसी वीणा भी होती है जंतर जो है, इसलिए आपको पुस्तकों में लिखा मिलेगा कि जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। आप देख लीजिए, जंतर जो है निम्न में से किस लोकवाद्य से मिलता है, या किस लोकवाद्य का प्रारंभिक रूप माना जाता है, किसे, जंतर को। संख्या बल कम नहीं हो, ये बड़े घटना नहीं है आप लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि ये सारी चीजें, लेकिन ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जंतर वीणा। आगे चलते हैं, अगले वाद्य यंत्र झांझ, ठीक है। ये आपको पता है कि ये झांझ आप मंदिरों में देखते होंगे, ठीक है। इनकी आकृति बहुत बड़ी होती है और ठीक उसी प्रकार के मंजीरे भी होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो मंजीरे होते हैं वो झांझ से क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। मंजीरे झांझ से छोटे होते हैं, ये इस तरीके के होते हैं। तो ये झांझ जो है, इसके बारे में लिखा होता है कि मंजीरे का बड़ा रूप है, ठीक है। और ये आपको यहां पर देखिए डमरू में ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा चमड़े से बनता है, इसलिए ये अवनद्ध कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। ये धातु से जो बने वाद्य यंत्र उनको क्या बोलते हैं, घन। ये घन है। और इसमें आप देख लीजिए ये सारंगी है, सारंगी में भी आप देख लीजिए इसके साथ में ये वादन गज है, ये वादन गज है जिसमें एक तार यहां पर लगा हुआ है, अगर आपको उसमें दिख रहा है तो ये एक तार बंधा हुआ है एक खूंटी से यहां पर, और एक खूंटी से तार यहां बंधा हुआ है, तो ये वादन गज है, ठीक है। ये जो वादन गज है आप देख पा रहे हैं, ये वादन गज आपको यहां, इसको क्या बोलते हैं, पुनः मुझे बताइए, इसको बोलते हैं पुखबाज, ठीक है। वादन गज में जो बाल या तार इस्तेमाल किया जाता है, ये ढोलक है, ढोलक में आपको पता है ये चमड़ा होता है एक तरफ, तो ये भी अवनद्ध कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। और ये सारंगी तो सबसे श्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है, इसलिए सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में। अभी इनका डिटेल भी बताएंगे हम आपको, अभी एक एक का डिटेल भी बताएंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम्स बता रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप देखते रहें। यस, पुखवाज है, बिल्कुल ठीक लिखा है बच्चों ने। यहां पर आप देखिए चौतारा, इसमें तार 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसको चौतारा बोलते हैं, ठीक है। इसको वेणो भी बोलते हैं, गांव के लोग इसको वेणो भी बोलते हैं, इसको तंदूरा भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम और हैं, लेकिन आपको तार दिख रहे हैं इसलिए इसको हम तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखेंगे। नगाड़ा, चित्र से तो आपको बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा। नगाड़ा में ये देखिए ये चमड़ा है, इसलिए ये अवनद्ध वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में आएगा, ठीक है बच्चों। इधर आप देखिए नागफणी फूंक से बजाएंगे, इसलिए ये सुशिर वाद्य यंत्र होगा। और इधर आप देखें कि ये आपकी नौबत है जो मंदिरों में बजाई जाती है, महलों के दरवाजे पर बजाई जाती हैं, इसलिए चूंकि इसमें यहाँ ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको अवनद्ध वाद्य यंत्र की कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। ये चित्र आपको जबरदस्त उपयोगी सिद्ध होंगे आगे चलकर, आप यानी कि कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ सकते हो। ऐसा मानते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऐसा बताया गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान स्थायी होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चित्रों को लेके आया हूं ताकि बच्चे देखें चौतारा कैसा होता है, या फिर नागफणी कैसी होती है, या नगाड़ा तो आपने देखा होगा पर नौबत नहीं देखा आपने,
तो ये आपको यहां पर आपके दिमाग में एक फिल्म लेके आ रहे हैं। ओके यस, आगे चलते हैं। तो ये बताइए पूंगी किस प्रकार का लोकवाद्य है? सूर्य प्रकाश नमस्कार, आप बीच बीच में क्लास को छोड़कर चले जाते हो, ये आपकी बहुत मेजर मिस्टेक है, आपको रेगुलर रहना चाहिए। दौलतराम शर्मा, नाइस वीडियो सर, थैंक यू। तो मैं आपको यहां आपसे पूछ रहा हूं पूंगी, भपंग, बांकिया, मंजीरा। अब पूंगी तो आपको कॉमन सेंस होगा ही इतना तो, किसको फूंक से बजाते हैं, और जो फूंक से बजाते हैं वो किस कैटेगरी का वाद्य यंत्र होगा, उसको हम किस कैटेगरी का बोलते हैं? सुशिर बोलते हैं। जिसको भपंग, भपंग में एक तार, अगर आप अपने वीडियो में देख रहे हैं तो ये एक यहां पर इसके साथ में एक अलग से एक लकड़ी है, ठीक है, हनुमान जी की गदा जैसी, इसमें एक तार यहां पर बंधा हुआ है, ये एक तार इसमें यहां पर बंधा हुआ है, ये देखिए यहां से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इस लकड़ी से ये बंधा हुआ है तार। इस लकड़ी को, इसको, इस वाद्य यंत्र को बगल में लगा लेते, अपने अलवर का ही वाद्य यंत्र है ये भपंग, और इस लकड़ी को हाथ से पकड़ के फिर इसको इस तरीके से बजाते हैं, ठीक है। तो भपंग एक तार वाला है, एक तार इसमें होता है, सभी को बताऊंगा मोस्टली में। तो यहां पर ये भपंग हुआ, जिसको हम तत्वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में रखते हैं। ये देखिए मंजीरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब झांझ बताया तो इस मंजीरे का जो बड़ा रूप है, अगर इसको बड़ा बना दिया जाता, इतना बड़ा और बना दिया जाता, तो अभी इसको क्या बोलते हम लोग? झांझ बोलते, ठीक है। लेकिन मंजीरे का बड़ा रूप झांझ, या झांझ का छोटा रूप मंजीरा कहलाता है। यह मंजीरा होता है जिसको आपने खूब देखा होगा मंदिरों में, इस तरीके से लोग बजाते हैं कीर्तन करते समय। ये देखिए बांकिया, बांकिया इस तरीके का एक इक्विपमेंट है, आप जरूर 100% आइडिया आपने लगा लिया होगा किसको फूंक से बजाते हैं, इसलिए यह वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में आता है। मंजीरा धातु का होता है, इसलिए इसको हम घन वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में रखते हैं। भपंग तार वाला होता है, इसलिए हम इसे तत्वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मशक, मशक के बारे में हालांकि आपको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, ठीक है, मशक या मशक। आपने जरूर देखा होगा किसी शादी विवाह में इस वाद्य यंत्र को बजते हुए। ये पूरा का पूरा चमड़े से बना हुआ है, ठीक है। ये वैसे तो आजकल ये खैर मॉडर्न है, लेकिन आपने देखा होगा गांव में बकरी की खाल का बना होता है ये, और बिल्कुल बकरी जैसा ही होता है। गांव में भैरू जी के जो भोपे होते हैं वो मशक को अपने बगल में लगाते हैं, दबाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, उसमें एक पूंगी लगा देते हैं, फिर उससे गीत गाते हैं, हवा उसमें से धीरे धीरे निकलती रहती है, और वो भैरू जी के जो भोपे होते हैं वो अपनी सुर और लय में वो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, वो जो भी उनका अपना जो गायन है उसको वो उसके साथ में गायन वादन करते हैं। लेकिन इसको कई पुस्तकों में यह एक भाई चमड़े से बन रहा है, इसलिए इसको कई जगह पर अवनद्ध वाद्य यंत्र बताया गया है। लेकिन विद्यार्थियों ये अवनद्ध वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि इसको फूंक से बजाया जाता है। ये बना हुआ चमड़े का है, लेकिन इसका सुर जो निकलता है वो वायु से निकलता है, इसको मुंह से बजाया जाता है, इसलिए इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखेंगे। यहां पर कई बच्चे त्रुटि करते हुए दिखाई दिए मुझे कई बार। मोरचंग, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा लोकवाद्य है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। सबसे छोटा लोकवाद्य कौन सा है? मोरचंग है। बड़ी सुंदर इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है मोरचंग में। ये भी मुंह से ही बजाते हैं, इसको मुंह से बजाते हैं, इसलिए मोरचंग में आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। वैसे ये धातु का बना हुआ है, अगर कई पुस्तकें लिखते हैं ना कि धातु से बने हुए वाद्य यंत्र को घन बोलते हैं, लेकिन गलत है। तो अब देखिए यहां पर ये धातु का बना हुआ है, इस तरीके से चमड़े का बना हुआ है, तो बना हुआ के आधार पर अगर बात करें तो ये अवनद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सुशिर है। ये धातु का बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये किस तरीके का वाद्य यंत्र है? ये घन वाद्य यंत्र नहीं बल्कि सुशिर वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसको मुंह से बजाते हैं, ठीक है। ये मृदंग है, ढप डमरू मादल मृदंग, अभी बताऊंगा मैं। अवनद्ध वाद्य यंत्रों की एक ट्रिक है, ढप डमरू मादल मृदंग, नौबत खंजरी टामक शंग, लोग गाते इनके संग, क्योंकि ये चमड़े से तंग, ठीक है। ढोल ढाक धौसा, दफड़ी में 2 समोसा, तासा माठे कुंडी और घेरा माटे सुंडी। सबको लिख के दूंगा मैं आपको, ताकि आप इजी वे में इसको याद कर सकें, ठीक है। तो यहां पर ये मृदंग है,
ये इसका एक दूसरा नाम और है पखावज। आरएस में 2 बार सवाल पूछा है इस पर, पखावज बहुत अच्छा सवाल बनता है। और इसको बजाने वाला जो हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा कलाकार है पुरुषोत्तम दास जी, उनका नाम है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम जी जो हैं उनको यहां पर राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है पुरुषोत्तम जी को। मृदंग या पखावज वादक निम्न में से कौन सा है जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? यह सवाल आरएस प्री में पूछा गया। और मृदंग पर तो मैं आपको यह कहूंगा 20 शब्दों में टिप्पणी कई बार आरएस मेंस में पूछी गई है। इसके बाद में है रबाब। आप देख रहे हैं कि रबाब बिल्कुल किस तरीके का एक वाद्य यंत्र है, वीणा से मिलता जुलता ही है ये भी। और इसमें ये तार खिंचे हुए हैं ये ऊपर की तरफ, ठीक है, रबाब, इसलिए ये एक तत्व कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। ठीक, तो उसके बाद में आप देखिए रमझोल। अब आपको आइडिया आ गया होगा, जल्दी से लिखते रहें आप, अपने उसमें स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, इसलिए पीछे हट जाता हूं ताकि आपको कोई अवरोध नहीं हो पैदा स्क्रीनशॉट लेने में। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। रमझोल या रमझोला, देखिए ये क्या है, ये एक पट्टी बनी हुई है और उस पर ये घुंघरू लगे हुए हैं, इसको पैर में बांधा जाता है। तो इसमें जो ध्वनि पैदा होगी वो इस पट्टी से नहीं बल्कि इन घुंघरुओं से पैदा होगी। और घुंघरू धातु के बने हुए हैं, इसलिए धातु से अगर स्वर उत्पन्न होता है तो उसको हम किस कैटेगरी का वाद्य यंत्र बोलते हैं? घन। इसके बाद में रवाज। आप देख रहे हैं कि इस पर एक तार बंधा हुआ है इस खूंटी से, और भी कई तार बंधे हुए नीचे भी बंधे हुए हैं, इसलिए ये रवाज जो है एक तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ये वीणा अपने आपको जानकारी मिल रही है कि ये तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था एक वाद्य यंत्र रबाब। अब आप देखिए रबाब इस ठीक ऐसे दिख रहा है, और रबाब के जस्ट बाद देखिए ये वीणा है, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, इसलिए वीणा एक तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इधर आप देखिए जिस पर सबसे ज्यादा परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, रावणहत्था। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक पर। तो रावणहत्था में भी आप देख लीजिए ये वादन गज बनी हुई है इस तरीके से, और इस वादन गज में ये देखिए एक तार बंधा हुआ है। ये तार किसका हो सकता है? ये घोड़े की पूंछ के बाल भी हो सकते हैं, और ये बकरे की तांत भी हो सकती हैं। और वैसे इस वादन गज में जो ये घोड़े के पूंछ के बाल जो लगे हुए हैं या फिर इसमें बकरे की तांतें लगी हुई हैं, इसको हम अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था और आपका जवाब भी बिल्कुल सही आया कई बच्चों का, इसको क्या बोलते हैं? तांत कहते हैं, सॉरी पुखबाज कहते हैं। तो ये रावणहत्था है। रावणहत्था को अगर आप देखें अच्छे से तो ये देखिए ये एक नारियल है आधा कटा हुआ, आधा कटा नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़ा है, यानी कि इस पर चमड़ा मढ़ा हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल, ठीक है। और चमड़ा मढ़ने के बाद में ये देखिए ये खूंटियां लगी हुई हैं, इन खूंटियों को हम बोलते हैं मोरनियां। इन खूंटियों को क्या बोलते हैं हम? मोरनियां। तो ये जो मोरनियां होती हैं इन पर ये देखिए तार बंधे हुए हैं, ठीक है, और इसमें तारों की संख्या होती है 9, इसलिए इसको 9 तार होने की वजह से कहीं कहीं आप देख सकते हैं इसको 9 तारा भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को 9 तारा भी कहा जाता है, ठीक है, रावणहत्था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तार से बना हुआ है इसलिए तत्वाद्य यंत्र। आगे चलें तो शंख, आपको पता है फूंक से बजाया जाता है, इसलिए इसको हम सुशिर वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा शंख के बाद में शहनाई फूंक से बजाई जाएगी, इसलिए यह भी सुशिर कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। सबसे सुंदर सबसे अच्छा सुशिर वाद्य यंत्र है, इसमें स्वर सबसे अच्छा निकलता है। इस वाद्य यंत्र में सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए श्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र शहनाई। सारंगी, फिर देखिए आप यहां पर सारंगी में भी आपको तार दिख रहे हैं, यहां पर यह वाद्य यंत्र होगा। सितार बिल्कुल जंतर से मिलता जुलता है। जंतर में क्या है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बड़े थे, इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़े एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए सितार और जंतर इन दोनों को एक समान माना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तार से बना हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सुरनाई बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है। सुरनाई अवनद्ध वाद्य यंत्र है। सुरनाई जो है ये अवनद्ध सुरनाई,
कोई बात नहीं, वो कहीं गायब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये सुरनाई गायब हो गई थी, अब वापस आ गई है। तो ये जो सुरनाई है, ये सुरनाई में आप देख रहे हैं कि ये सुरनाई फूंक से बजाई जाती है, इसलिए ये सुशिर वाद्य यंत्र होगा। और इसके अलावा सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र होगा। और ये सुरमंडल में बहुत सारे तार हैं, इसलिए इसको भी तत् बोलेंगे। मृदंग चमड़े से ध्वनि उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इसको अवनद्ध कैटेगरी में रखा जाता है, अवनद्ध। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए मांदल, ये अवनद्ध कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। खंजरी, ये भी अवनद्ध होगा। धफ, ये भी अवनद्ध कैटेगरी का वाद्य यंत्र होगा। ठीक है। तो इनके चित्र मैंने आपको यहां पर बताएं, हम वापस लौटाएं अपनी उसी मंजिल पर। अब तक मैंने आपको ये सारी बातें बताई, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये बेटा, ये खान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की क्लास कब से है। तो बेटा मैं ये किसकी क्लास दे रहा हूं, आप लोग अपडेट रहिए, तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी अपडेट नहीं है। ओके, अब आगे ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चलते हैं, और भी कुछ। शंख, शहनाई, सारंगी और सितार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल, केसी गुजर जी बांसुर वाले, बिल्कुल रेगुलर क्लास चलती हैं भैया, आप रेगुलर आएंगे तो पता रहेगा ना, आप तो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हो। आप लोगों को एक्चुअली क्या है, रसिया या फिल्म देखने के लिए नेट की जरूरत पड़ती है, और आप उसको पढ़ाई में खर्च कर दें तो वो तो बहुत बड़ा आप पर आघात हो जाएगा। पढ़ाई पर खर्च नहीं करना, आपको एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है। शर्मिला हिंदी की क्लासें हो चुकी हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप देखिए, आपको सारी क्लासें मिल सकती हैं। ठीक है, यहां तक आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं वापस। देखिए, अब हम तत्ववाद्य यंत्रों के बारे में स्पेशली बात करेंगे आपसे। तत्ववाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र, सबसे पहले हम तत्ववाद्य यंत्रों की बात करते हैं, और एक एक वाद्य यंत्र के, इसके एग्जाम्पल मैंने कल आपको लिखवा दिया, 2 लाइन मैंने आपको लिखवाई तत्ववाद्य यंत्रों की। तत्ववाद्य यंत्र, इसकी मैंने आपको 2 लाइन लिखवाई थी, कौन कौन सी। ट्रिक, चोर चिकारा का सुर भरदू, चोर चिकारा का सुर भर दूं, एक लाइन तो मैंने आपको ये बताई थी। और दूसरी लाइन मैंने आपको बताई, साईं राज का गुर सुंदर है। ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। चौतारा, रवाज, पिछली क्लास में जाके आप देखिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। चोर, चौतारा, रवाज, चिकारा, कामायचा, सुरमंडल, भपंग, रवाज और दुकाका। ठीक है, आप पिछली क्लास में आप अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको इसका अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। ये तो मैं अभी आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सारंगी, एकतारा, रावणत्था, जंतर, कामायचा, गुरमंडल, सुरिंदा, ये यहां पर हैं। चौतारा, रवाज, चिकारा, कामायचा, सुरमंडल, भपंग,
भैसे भपंग, रैसे रवाज और दू से दुका का। ठीक है, तो मुख्य जो वाद्य यंत्र हैं, जो तत्व वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में आते हैं, तार से स्वर उत्पन्न करने वाले, व्यंजन उत्पन्न नहीं होते इनसे केवल स्वर ही उत्पन्न होते हैं, व्यंजन उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम तत्वाद्य यंत्र बोलेंगे या स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र बोलेंगे। इनका एग्जाम्पल फिर बोल रहा हूं, चौतारा, रवाज। इसमें से सारंगी एक वाद्य यंत्र, ये जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोक वाद्य यंत्र सारंगी की बात करेंगे। ठीक है, सारंगी के बारे में देखिए, मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं कुछ पॉइंट। ये चित्र आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, अरे सौरभ, ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां पर अब आप देखिए, तो यहां पर आप देखिए, अब मैं आपको तत्वाद्य यंत्रों में सबसे पहले सारंगी के बारे में बता रहा हूं। सारंगी चित्र आपने अभी देख ही लिया, सारंगी का कैसा होता है। सारंगी में सबसे पहले तार कितने होते हैं ये मुझे आप बताएं, और इसमें जो लकड़ी होती है सारंगी में वो किसकी होती है। ठीक है, तार जो हैं वो किसके बने होते हैं, यानी कि तार किसके बने होते हैं, तार किसके बने होते हैं। कुछ क्वेश्चनों के जवाब आपको खुद लिखने। ठीक है, कई बच्चों ने लिखा तार इसमें 27 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लकड़ी किसकी होती है, या तो ये सागवान की हो सकती है या ये रोइडा की हो सकती है। मुख्य रूप से तो इनकी बनती है, यूं तो तून भी लगा दिया जाता है इसमें। ठीक है, और तून की लकड़ी होती है, सागवान की होती है। तार किसके बने होते हैं, ये तार जो होते हैं ये बकरे की आंतों से बने होते हैं। बकरे की आंतों से सारंगी की तांतें बनी होती हैं, सारंगी की तांतें बनी होती हैं। ठीक है, ये तांते का मतलब क्या है, यहां पर तांते का मतलब होता है तार। ठीक है, तो तांते का मतलब है तार। इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया आपको कि इसमें जो तांते हैं आंतों से बनती हैं। बकरे की आंतों को हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है, कंपन बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छे स्वर उत्पन्न करते हैं। तो यहां सारंगी में तार 27 होते हैं। लकड़ी इसकी जो होती है वो सागवान, रोइडा या तून की हो सकती है। तार किसके बने होते हैं, बकरे की आंतों से सारंगी की तांतें बनी होती हैं। 27 तार हैं ये। अच्छा जी, अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जो सारंगी है इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी जो है सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र। तत्व ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारंगी सबसे अच्छा वाद्य यंत्र है, नो। मैं आपको यह बता रहा हूं सारंगी सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है, यानी कि तत्व कैटेगरी में अगर वो पूछे कौन सा सबसे अच्छा तत्वाद्य यंत्र है तो उसका जवाब क्या होगा, सारंगी। सबसे अच्छे स्वर निकलते हैं तत्वाद्य यंत्रों में इस वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो अब इसमें जैसलमेर जो है, जैसलमेर यहां पर लंगा जाति के लोग हैं। लंगा जाति के लोग सारंगी वादन में निपुण होते हैं। ठीक है, हालांकि सारंगी के कई प्रकार हैं, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं सारंगी के बारे में। अब देखिए, सारंगी के कई प्रकार हो सकते हैं। सारंगी के प्रकार, सारंगी के आपको प्रकार यहां पर मैं बताऊंगा।
तो सारंगी के प्रकार, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखिए सारंगी के प्रकार, सारंगी के प्रकार। अब सारंगी के प्रकार के लिए आपको एक राजस्थान का नक्शा बनाना है यहां पर, और इसमें इस तरीके से देखें कि एक तो अलवर में आपको सारंगी मिल सकती है, ठीक है, एक आपको जैसलमेर में सारंगी वादक मिल सकते हैं, एक आपको जोधपुर में सारंगी वादक मिल सकते हैं, एक आपको जालौर में सारंगी वादक मिल सकते हैं। तो ये स्थान ऐसे हैं जहां सारंगी वादक और सारंगी के अलग अलग प्रकार देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जैसलमेर सारंगी वादन के लिए सबसे मुख्य है, ठीक है, जैसलमेर है, जोधपुर है, जालौर है और अलवर है, ठीक है। तो यहां पर सारंगी वादक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसलमेर में लंगा जाति के लोग सारंगी बजाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए ये सबसे मुख्य बिंदु होगा। सारंगी जो है ये यहां पर मिलती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे बात करूंगा अलवर में जो सारंगी मिलती है, अलवर में, तो अलवर और भरतपुर में जो सारंगी मिलती है उसको हम बोल सकते हैं धानी सारंगी। जैसलमेर में आपको अलाबू सारंगी, तो अलवर में कौन सी सारंगी मिलेगी, यहां पर धानी, ये धानी सारंगी, ठीक है। और ये जो जैसलमेर है अलाबू सारंगी, मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यूं तो सिंधी सारंगी भी आपको मिल जाएगी, सिंधी सारंगी भी मिलेगी आपको, सिंधी सारंगी, ठीक है। डेढ़ पसली सारंगी भी मिलेगी, डेढ़ पसली सारंगी। ये सारंगियों के प्रकार है, एक जैसी है सारंगी। तो यहां पर डेढ़ पसली सारंगी, अलाबू सारंगी, ठीक है बच्चों, सिंधी सारंगी, धानी सारंगी। तो यहां जैसलमेर में लंगा जाति के लोग ये सारंगी वादन में निपुण होते हैं, ठीक है। संख्या आपकी लगभग 90-95 से 75-78 यानी कि लगभग 80 के आसपास हो गई है। तो ये देखिए टॉपिक ऐसा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आपको एक जानकारी दे सकता हूं कि भाई ये ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा एक वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र किसका बना है, कितने तार होते हैं इसमें, किस जाति के लोग बजाते हैं और कहां पर इसका प्रचलन है, ठीक है। तो इसके नाम प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, सारंगी के प्रकार डेढ़ पसली सारंगी, धानी सारंगी। अब ये कम पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन मुख्य बात पहले मैंने जो अभी आपको बताई है, सिंधी सारंगी, ठीक है, गुजराती भी सारंगी होती है, अलाबू सारंगी होती है जो जैसलमेर की जो सबसे फेमस होती है। सबसे मुख्य जो सारंगी है इनमें वो कौन सी है, अलाबू। इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र जो मैं आपको लेके आया हूं वो है इकतारा, ठीक है, इकतारा। आप यहां देख सकते हैं इकतारा। देखिए ये एक बहुत अच्छी एक पॉइंट मैं यहां पर आपको बताऊंगा। इकतारा सबसे प्राचीन लोकवाद्य है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राचीन लोकवाद्य। यानी कि देखिए अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई, जैसे ऋषभ देव जी है, आपने सुना होगा ऋषभ देव जी का नाम, ऋषभ देव, ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक। क्लास को नहीं छोड़ें, आप लगातार क्लास लें। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, सर बच्चे पूछ रहे हैं सर केसी गुजर जी, सर बीएड का एग्जाम कब होगा, और दौलतराम शर्मा भी बोल रहे हैं इकतारा, तो इकतारा वो बीएड का एग्जाम बेटा हो जाएगा, कोई टेंशन मत करो, आप अभी रुकिए, आप सारी डेट आने वाली है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इकतारा में तार कितने होते हैं। एक तो आप मुझे ये बता दीजिए, तार 2 होते हैं, ये ध्यान रखें। वैसे एक तार का भी इकतारा हो सकता है, लेकिन 2 तार का जो इकतारा होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मोस्टली बच्चों ने इसमें जवाब भी भेजा है कि ये 2 तार का होता है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि इकतारे को हम आदिवाद्य भी बोलते हैं, आदिवाद्य, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये बात मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक हैं, यानी कि जैन धर्म के अगर कोई पहले व्यक्ति हैं तो वो कौन है, ऋषभ देव जी हैं।
और इसलिए ऋषभ देव को हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ। जो जिस वंश का पहला व्यक्ति होता है, जैसे आप एक बात बताइए मुझे, राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था, चौहानों का या चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। तो वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसलिए जो सबसे पहला जो वाद्य है, यानी कि तमाम लोकवाद्य जो मैं पढ़ा रहा हूं उनमें सबसे पहला लोकवाद्य कौन सा है? एकतारा। सबसे प्राचीन लोकवाद्य कौन सा है? एकतारा। और जो पहला होने की वजह से जो भी किसी भी क्षेत्र में पहला होगा तो उसको हम आदि शब्द दे सकते हैं। आदि का मतलब होता है सबसे पहला या सबसे प्राचीन, इसलिए एकतारा हमारा सबसे यानी कि पुराना वाद्य यंत्र है, इसलिए इसको हम आदि वाद्य यंत्र बोलते हैं। और तार की संख्या कितनी होती है इसमें? 2। आपने देखा होगा कि मीराबाई और भी नारद जी के पास में, नारद जी के हाथ में भी ये वाद्य यंत्र देखा जा सकता है। और इसके जोड़े में इसका जोड़ेदार वाद्य यंत्र कौन सा होगा? खड़ताल। कौन सा होगा? खड़ताल। इसके जोड़े का जो वाद्य यंत्र होगा वो खड़ताल होगा। ठीक है, खड़ताल इसके जोड़े का वाद्य यंत्र होगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी नारद जी या मीराबाई जो है उनके गले में ये टंगा होता है, एक हाथ से बजाते हैं, दूसरे हाथ से वो बोलते हैं नारायण नारायण नारायण। यानी कि खड़ताल, खड़ का मतलब होता है कर और कर का मतलब होता है हाथ। जिसे हाथ की ताल से बजाया जाए उसे हम कर ताल बोलते हैं। कर की ताल से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो एकतारा बजता है एक हाथ से, उसके साथ में ही करताल भी बजती है। और ये दोनों वाद्य यंत्र मोस्टली भक्ति के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें भक्ति संगीत के वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। भक्ति संगीत के वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, ये भक्ति संगीत के वाद्य यंत्र है। मीराबाई और नारद जी के पास देखा जा सकता है। तार इसमें 2 होंगे। सबसे प्राचीन लोकवाद्य हैं, ये मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा समझाया। ऋषभदेव जो है इसको आदि पुरुष क्यों कहते हैं, या जैन धर्म का आदिनाथ क्यों कहते हैं इनको? आदिनाथ इनका जो नाम पड़ा है, तो आदि शब्द की वजह मैंने आपको यहां पर बताई कि आदि शब्द की वजह है क्योंकि ये सबसे पहले लोग, पहले सबसे पुराने तीर्थंकर हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हमारा एकतारा वाद्य यंत्र है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एकतारा तार 2 होते हैं, नारद जी मीराबाई के पास देखा जा सकता है। भक्ति संगीत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे भक्ति संगीत का वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसके जोड़ेदार वाद्य यंत्र का नाम क्या है? खड़ताल या करताल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाद्य यंत्र की तरफ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए। आदि वाद्य है, एकतारा है, प्राचीन लोकवाद्य है, नारद जी के पास देखा जा सकता है। जोड़ेदार वाद्य यंत्र कौन सा है? खड़ताल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, रावण हत्था। रावण हत्था, आप देखिए ये इसमें एक लकड़ी है, ये एक इसमें देखिए राजस्थान पुलिस में भी कई बार आ गया। आधे कटे नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। ठीक है, कई बच्चे जो है बहुत सुंदर जवाब लिख के भेज रहे हैं। केसी गुजर लिखे भाई टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर, उस पर लिंक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज देखिए कौन सा एग्जाम की क्या पोजीशन है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको लिख के भेज दिया है। उसी पर लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस की संभावना जो अब बन रही है एग्जाम की, वो नवंबर महीने में बन रही है। और वो मैं आपको बता ही रहा था कि दिवाली के बाद ही एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। रीट के बारे में भी उसमें उल्लेख किया है, रीट में 31,000 पद हैं। राजस्थान पुलिस के बारे में भी है, एक थोड़ी सी जानकारी इसमें और है कि उसमें आपके पदों के बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए आप हल्के में नहीं लें क्लासों को, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मान करके या इंपॉर्टेंट टाइम मान करके, पॉइंट तो छोड़ दीजिए आप लोग। और अब स्टडी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस लॉकडाउन में या इस ड्यूरेशन में जो बच्चे सीरियसली स्टडी करेंगे, आपको 2021 निश्चित रूप से खुशियों भरा मिलेगा। ठीक है, रीट का एग्जाम कब होगा, बिल्कुल आप उस पर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पहले आप उसको पढ़िए। सुबह मैंने 6 बजे 6:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर वो न्यूज अपलोड कर दी हैं, आप उनको पढ़िए। ठीक है,
इस पर लिखने से कुछ भी नहीं होगा, आप वहां भी पढ़ाई कीजिए। ये नारियल की कटोरी है, नारियल की कटोरी। इस पर क्या मढ़ दिया? ये चमड़ा मढ़ा हुआ है, चमड़ा मढ़ा हुआ है। तार कितने होते हैं बच्चों इसमें? तार इसमें 9 होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? 9 तारा भी कहते हैं। ठीक है, रावणहत्था। ऐसा मानते हैं कि जंतर के बाद और एकतारे के बाद में कोई दूसरा वाद्य यंत्र सबसे पुराना है, तो वो कौन सा है? रावणहत्था है। तार कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये क्या है इसमें? वादन गज। ये घोड़े की पूंछ के बाल हैं, घोड़े की पूंछ के बाल। इन्हें क्या बोलते हैं? पुखबाज। इन्हें बोलते हैं पुखबाज। ये मोरनियां खूंटियां लगी हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं? मोरनियां। इनको मोरनियां कहते हैं। ये तांत लगी हुई हैं, तांतें, जिसको हम तार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तांत या तो बकरे की आंत की होती हैं, लेकिन इसमें मोस्टली मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तार भी हो सकता है, धातु के भी हो सकते हैं, और तांते भी हो सकते हैं। इस तरीके से लिख लीजिए, जब तांते शब्द आ जाए ना, ये लिख दिया है खैर मैंने, अगर आपको तांते शब्द लिख दें तो आप समझ लीजिए तार जो हैं चमड़े के बने हुए हैं, यानी कि आंत के बने हुए हैं, मगरमच्छ के चमड़े के बन गए या फिर बकरे की आंतों के बन गए, ये है। और ये मोरनिया है। लेकिन इसका जो छोटा रूप होता है, छोटा रूप, किसका छोटा रूप? ये रावणहत्था का छोटा रूप क्या कहलाता है? गुर्जरी कहलाता है, गुर्जरी कहलाता है। रावणहत्था की चर्चा जब राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं तो उनमें खूब की गई है। यानी कि बाबूजी के, देखिए मैं एक लाइन लिखता हूं, पारा देजा। ये लाइन बड़ी काम की है बच्चों को, ये लाइन बहुत उपयोगी है। पारा देजा यानी कि बाबूजी की फड़ का जब वाचन करते हैं तो रा का मतलब रावणहत्था बजाते हैं, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं कई बार बच्चे। बाबूजी की फड़ के साथ में जंतर लगा देते हैं, देवनारायण के साथ में रावणहत्था जोड़ देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसलिए उस गलती को निकालने के लिए, या वो गलती आप एग्जाम में नहीं करें, उसके लिए मैंने अक्सर बच्चों को मैं बताता भी हूं और आपको भी बता रहा हूं कि आप जब भी इस तरीके से देखें कि फड़ का वाचन करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, तो बाबूजी की जो फड़ होती है, पा का मतलब है बाबूजी, बाबूजी की फड़, तो बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावणहत्था बजाया जाता है। दे का मतलब है देवनारायण, गुर्जरों के देवता हैं ये देवनारायण जी, देवनारायण जी। इनकी जब फड़, जो कि सबसे लंबी फड़ है, इसको पढ़ते समय ज का मतलब है जंतर, तो जंतर बजाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो रावणहत्था आप देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, लकड़ी भी लगी हुई है। इन छोटी छोटी लकड़ियों को या खूंटियों को मोरनियां कहते हैं। रावणहत्था का छोटा रूप गुर्जरी कहलाता है। घोड़े की पूंछ की, यानी कि वादन गज से इसको बजाते हैं। वादन गज में घोड़े की पूंछ के बाल काम में लिए जाते हैं, जिसे पुखबाज कहते हैं। आधे कटे नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। तो ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि आधे कटे नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़कर किस लोकवाद्य को बनाया जाता है, तो उसका जवाब आपको यहां पर मिल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी बातें इसमें आपको शब्द या लाइनें लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही होगी, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बाकी आपको कल बताएंगे हम, इससे आगे कुछ और वाद्य यंत्रों की जानकारी हम आपको कल की क्लास में देंगे, ठीक है। आप लगातार बने रहें। कल हम शेष जो और तत्वाद्य यंत्र उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद में फिर अवनद वाद्य यंत्रों पर आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।